आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी फोटोसिंथेसिस। पौधों में होने वाली यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है और आप सब इसके बारे में 6वीं क्लास से ही पढ़ते हुए आते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या है ये आपको 6वीं क्लास से ही सिखाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की एक विधि है। वास्तव में प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में भोजन निर्माण की एक विधि है। और पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वह किस प्रक्रिया के तहत होता है? प्रकाश संश्लेषण के तहत होता है, फोटोसिंथेसिस जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है। अब यही प्रक्रिया के कारण, यही ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण पौधे किस में आते हैं? स्वपोषी में। किस में आते हैं? यानी अपने भोजन का निर्माण जो स्वयं कर ले वही क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। और हर पौधा, कौन सा पौधा? उसके लिए शर्त होनी चाहिए, ऐसा पौधा नहीं चाहे जो हरा पौधा, हरा पौधा यानी ग्रीन प्लांट, वो कौन सी क्रिया करता है भोजन बनाने के लिए? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की वजह से हर पौधा क्या है? स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। सीधे सी बात। क्यों? क्योंकि यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, किसी से भोजन के लिए डिपेंड नहीं रहता, किसी पर डिपेंड। अगर किसी पर निर्भर होता तो बताइए वह स्वपोषी कहा जाता? वह स्वपोषी ना कह के क्या कहा जाता? विषमपोषी। सीधी सी बात है, वह क्या कहा जाता? विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना कर सके, स्वयं ना कर सके, बल्कि भोजन को पाने के लिए विविध यानी भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोत ग्रहण करे। विषम, विषम मतलब ढेर सारे अन्य स्रोतों से जो अपना भोजन ग्रहण करे वो सीधे सीधे क्या बोला जाएगा? विषमपोषी। लेकिन भोजन खुद नहीं बनाएगा। उदाहरण के लिए खुद ना बना करके जो दूसरे पे डिपेंड है वही क्या बोले जाएंगे? विषमपोषी। और जो खुद बनाने में पूरी तरह सक्षम है वे स्वपोषी कहे जाएंगे। अब हरे पौधों को छोड़ दिया जाए इस संसार में तो बाकी जो जंतु आते हैं वह सबके सब विषमपोषी ही हैं। और विषमपोषी में बहुत सारे कैटेगरियां हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखिए मनुष्य में। मनुष्य क्या है? विषमपोषी तो है, अपना भोजन विविध माध्यमों से प्राप्त करता है, दूसरे माध्यमों से प्राप्त करता है, तो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है ना। अर्थात विषमपोषी के किस भाग में आएगा? ये सर्वाहारी में आएगा। कवक वगैरह देखिए आप, वे सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर जीवन यापन करते हैं, वो किस में आएंगे? मृतोपजीवी में आएंगे, मृतोपजीवी में आएंगे ना। उसके बाद आप दूसरी बात देखिए कि जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं या उनके ऊपर जीवन यापन करते हैं, परजीवी आते हैं, है ना। जो दूसरे के ऊपर जीवन यापन करते हैं उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। तो विषमपोषी के जो बहुत सारे प्रकार हैं उनके बारे में आप जानते हैं। हम स्वपोषी आज पढ़ेंगे जो हरे पादप हैं। और हरे पौधे स्वपोषी क्यों हैं? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करना जानते हैं। ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण उपापचयी क्रिया है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन उपापचयी क्रियाओं के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। उपापचयी क्रिया के दो भाग। ठीक। उसमें एक भाग है एनाबोलिक और दूसरा भाग है कैटाबोलिक। पता है ना? मेटाबॉलिक प्रोसेस के दो भाग, उपापचयी क्रिया के दो भाग, एक एनाबोलिक और दूसरा कैटाबोलिक। ठीक है। एनाबोलिक को क्या बोलते हैं? उपचयी क्रिया, उपचयी। ठीक है।
उपचयी क्रिया, और इसे बोलते हैं अपचयी क्रिया। अब आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह किसमें आती है, उपचयी में आती है कि अपचयी में आती है, एनाबोलिक में आती है कि कैटाबोलिक में आती है, आप बताएंगे इसे। यानी जो मेटाबोलिक क्रियाएं हैं, मेटाबोलिक ये दो प्रकार की हैं, एनाबोलिक और कैटाबोलिक, उपचयी और अपचयी। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण इन दोनों में से किस में आता है, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि उपचयी क्रिया और अपचयी यानी एनाबोलिक क्या है और कैटाबोलिक क्या है, तो आप तुरंत बता ले जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण दोनों में से किस में आएगा। जो एनाबोलिक क्रिया है यह निर्माण की क्रिया है, याद रखिएगा इसे, यह निर्माण की क्रिया है, यह निर्माण की क्रिया है, और यह विनाश यानी विखंडन की क्रिया है, ठीक। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन क्या रहा है, भोजन बन रहा है, भोजन बन रहा है ना, तो निर्माण हो रहा है ना। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण किस में आएगा, एनाबोलिक में आएगा, उपचयी क्रिया में आएगा। पहला प्रश्न, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया का भाग है, उपचयी यानी एनाबोलिक क्रिया का भाग है। अब देखिए अपचयी यानी कैटाबोलिक का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ विनाश यानी विखंडन टूटने की क्रिया हो रही है, यहाँ निर्माण की थी, श्वसन, श्वसन किस में आएगा, रेस्पायरेशन किस में आएगा, कैटाबोलिक में आएगा। याद रखिए श्वसन में क्या होता है, श्वसन में कोई भी कार्बनिक पदार्थ का विखंडन होता है, और वो कार्बनिक पदार्थ है क्या, ग्लूकोज है, C6H12O6, इसका विखंडन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब इसका विखंडन होगा तो यहाँ विखंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो विखंडन हो रहा है तो उसके एवज में क्या निकलेगा, H2O प्लस CO2 है ना, और प्लस क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो यहाँ पे विखंडन हो रहा है ना ग्लूकोज का, और यह श्वसन है, तो श्वसन क्या है, कैटाबोलिक, क्या है, कैटाबोलिक। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, एनाबोलिक। अब इसको और आराम से समझने के लिए ऐसे, प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन में यही बोला जाता है कि हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल को ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, यही बोला जाता है। तो उसमें क्या बोला गया वो चीजें आप लिखिए। बोला गया कि हरे पेड़ पौधे, शर्त क्या है पहली, हरे पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, जल, क्या प्रयोग करते हैं, जल। और इन दोनों को किसकी उपस्थिति में लेते हैं, सनलाइट में यानी सूर्य के प्रकाश, ठीक है। और फिर बनता क्या है, बनता है इनका भोजन, बनता है इनका भोजन, और प्लस जो मुक्त होने वाली गैस है वो ऑक्सीजन गैस है और जल की मात्रा बचे, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, पौधे जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ मिलाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश के, तो ये भोजन जो बनाएंगे वो कार्बनिक पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ होगा, और यहाँ पर वो ले क्या रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थ। क्या ले रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थ।
यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको ले करके वो किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में पौधे जिसका निर्माण करते हैं वो है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन गैस को वातावरण में मुक्त कर देते हैं जल के कुछ मात्रा में, ठीक। इस चीज को आप देख रहे हैं। यहां पे आप देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है, वो आप करिएगा। यहां पे देखिए ये चीज देख रहे हो, प्रोडक्ट में क्या मिला है आपको? ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में मिला, और क्या मिला? भोजन के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज। यानी सभी पादप अपने भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में। अब ग्लूकोज है क्या? कार्बनिक पदार्थ है, और किसके अंतर्गत आता है? कार्बोहाइड्रेट। किसके अंतर्गत? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में आता है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये ग्लूकोज जो बना है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप बना है ना, ग्लूकोज किस रूप में आता है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में आता है। ये हेक्सोज है। ये क्या है? हेक्सोज। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइएगा, इन चीजों को देखिए। हमें प्रोडक्ट में ये 2 चीजें मिली है ना उत्पाद में। अब इसको इधर ले आइए, इसको क्या करिए? इधर ले आइए। C6H12O6 प्लस O2, तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O होगा कि नहीं होगा? और प्लस अब ये जो लिखा है और ये लिखा, इसमें अंतर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ये क्या है? एक फोटोसिंथेसिस है, PS है, यानी प्रकाश संश्लेषण है, दिख रहा है। और इसका सीधा उल्टा क्या है? श्वसन। क्या है? श्वसन। इसका सीधा उल्टा क्या है? श्वसन। यानी आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल विपरीत क्रिया क्या है? श्वसन। दिख रहा है ना? प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल विपरीत क्रिया श्वसन है, और श्वसन की बिल्कुल विपरीत क्रिया प्रकाश संश्लेषण है। ई है एनाबोलिक, ई है कैटाबोलिक। एनाबोलिक का बिल्कुल विपरीत क्रिया है कैटाबोलिक, और कैटाबोलिक का बिल्कुल विपरीत क्रिया है। यहाँ निर्माण हो रहा है, यहाँ विखंडन। आया समझ में? ठीक है, आगे आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे। अब प्रकाश संश्लेषण की सीधे हम मेथड पढ़ेंगे, यानी क्रिया विधि पढ़ेंगे सीधे। चलिए, प्रकाश संश्लेषण हरे पादप में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों में होता है। पहली बात तो यह है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए पहली आवश्यक चीज क्या है? सूर्य का प्रकाश। और पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल, पत्तियों में होना चाहिए क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है वह है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा। पौधों का रंग हरा होने का मूल कारण क्या? क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? पत्तियों में। ठीक है, अभी क्लोरोफिल की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण होगा।
अब क्लोरोफिल के बारे में जानिए थोड़ा सा। क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्या है? वर्णक है, यानी एक प्रकार का पिगमेंट है। ठीक। और क्लोरोफिल को बनाने में जो आयन भाग लेता है उसका नाम है मैग्नीशियम आयन। क्लोरोफिल के निर्माण में जो आयन प्रयुक्त होता है उसका नाम है मैग्नीशियम आयन। जैसे मानव रक्त लाल क्यों होता है? एक पिगमेंट के कारण, वर्णक के कारण, और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? लौह से, यानी आयरन से। किस आयन से? आयरन से, फेरस आयन से। उसी प्रकार से पौधों का रंग हरा है क्लोरोफिल वर्णक के कारण, जो मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। अब आगे, जब क्रियाविधि इसकी पढ़ने के लिए आप पहले इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। ये है पौधों की पत्तियां, और इन पत्तियों में जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, ध्यान दीजिए, कौन सी कोशिकाएं? मीजोफिल। क्योंकि पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या पत्तियों के सभी कोशिकाओं में? नहीं। किस कोशिकाओं में होता है? मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। और मीजोफिल कोशिकाएं जो होती हैं उनके बारे में यहाँ देखिएगा। मीजोफिल कोशिकाएं में प्रकाश संश्लेषण जब शुरू होता है तो पत्तियों में किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश इसमें प्रभावी है। पत्तियों में ऐसे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। पत्तियों में रंध्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र क्या है? रंध्र उस गेट के समान है जो प्रकाश पड़ने पर तुरंत खुल जाते हैं। ठीक है। और इस गेट को खोलने के लिए इन रंध्रों में द्वारक कोशिकाएं लगी होती हैं, गार्ड सेल लगी होती हैं। ये रहा रंध्र, और इसमें ऐसे ऐसे द्वारक कोशिकाएं लगी होती हैं। छोटी छोटी क्या लगी होती हैं? द्वारक कोशिकाएं। और जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं, सनलाइट, जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो द्वारक कोशिकाएं इन रंध्रों को खोल देती हैं। क्या करती हैं? खोल देती हैं। और इन रंध्रों को खुलने और बंद करने में किसका योगदान है? द्वारक कोशिकाओं का योगदान है, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आगे देखिए। और रंध्रों के खुलने और बंद होने में एक आयन भी भाग लेता है। बताइएगा कौन सा आयन है? बताइए। पोटेशियम आयन है। बहुत सही। यानी रंध्रों के खुलने व बंद होने में, रंध्रों के खुलने व बंद होने में जो आयन भाग लेता है उसका नाम है पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम, इसे लिख लीजिएगा। जो आयन है वो कौन सा है? पोटेशियम आयन। और इस प्रकार से रंध्रों के ठीक प्रकार से खुलने के लिए पौधे में पोटेशियम आयन की उपलब्धता होनी जरूरी है ना? जरूरी है। अब उसके बाद देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है तो ये रंध्र खुल जाते हैं। रंध्रों को खोलने की प्रक्रिया आपने जान ही लिया। जब ये रंध्र खुल जाते हैं तो वातावरण से CO2 अंदर प्रवेश करती है। और CO2 जब अंदर प्रवेश करती है तो नीचे से जल आया हुआ रहता है। जल यहाँ पहले से मौजूद होता है और CO2 के साथ जल मिल जाता है। H2O क्या होता है? मिल जाता है। और मिलने के बाद जो अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। और जब भोजन का निर्माण होता है तो
उस अभिक्रिया के दौरान एक गैस मुक्त भी होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ये प्राणदायिनी गैस है, ज्वलनशील गैस है, और इसके वजह से आज पृथ्वी पर सारे जीव कौन सी क्रिया कर रहे हैं? श्वसन क्रिया कर रहे हैं, और इसके वजह से आज जीवित हैं, इसके द्वारा जीवित हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे अहम योगदान है। जोसेफ प्रिस्टले एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले ऑक्सीजन की महत्वता को उसने दिखाया। उसने क्या किया ना कि एक चूहा लिया और एक मोमबत्ती लिया। ठीक है, चूहे को और मोमबत्ती को ले करके, मोमबत्ती को जला करके और चूहे को रख करके एक जार से ढक दिया। एक जार से क्या किया उसने? ढक दिया। जब जार से ढक दिया कि बाहरी वातावरण से कोई भी, वायुमंडल से कोई गैस अंदर घुसने ना पाए, कुछ भी ना घुसने पाए। उसके बाद क्या हुआ? मोमबत्ती जल रही है और चूहा अंदर है और ढका हुआ है जार से। तो मोमबत्ती जब जलेगी तो उससे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकली और उस जार में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई। और बगल में चूहा है, बगल में चूहा है भाई। अब चूहा क्या कर रहा है? चूहे को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्योंकि चूहे को क्या करना है? श्वसन। और वहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जार में बढ़ जाएगी ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई और चूहे की दम घुटने से मृत्यु हो गई। समझ में आया इसका प्रयोग? उसने अगले स्टेप में दूसरा प्रयोग किया, और दूसरे स्टेप में जो प्रयोग किया उसमें सब कुछ वही रखा। जार लिया, जार में चूहा रखा, चूहे में मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती जला दी उसने। ठीक है, बड़े ध्यान से सुन रहे। मोमबत्ती क्या की उसने? जला दी, और उसमें एक चीज बदल दिया। और क्या बदल दिया? कि उसमें एक छोटा सा पौधा भी रख दिया। अब पौधा रख देने से क्या मिला उसे? न चूहा मरा न मोमबत्ती बुझी। पहले प्रयोग में चूहा भी मर गया था, अब कुछ देर बाद मोमबत्ती भी बुझ गई थी। क्यों? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसे जीने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जलने के लिए भी ऑक्सीजन, जीने के लिए भी ऑक्सीजन, दोनों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पहले में कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है? एक मिनट, ये ऑक्सीजन की महत्वता बताई जा रही है। ठीक है, अब देखिए, जार में जितनी ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी वो लिया, एक समय बाद ऑक्सीजन वहां की खत्म हो गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई। अब आया समझ में? तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण चूहे की दम घुटने से मौत। अब ऑक्सीजन है नहीं अंदर, धीरे धीरे मोमबत्ती भी बुझ गई। पौधा डाल दिया उसमें तो क्या परिवर्तन हो गया? मोमबत्ती भी जलती रही, चूहा भी जिंदा रहा। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया और चूहे ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लिया और क्या कर डाला? प्रकाश संश्लेषण कर डाला बड़े धूमधाम से। उसने क्या कहा? पौधे ने कहा तुम कार्बन डाइऑक्साइड दो, हम ले रहे हैं। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण करके उसने क्या निकाला? ऑक्सीजन निकाला। और ऑक्सीजन को जब दे दिया तो चूहा भी ऑक्सीजन पा गया, मोमबत्ती भी ऑक्सीजन पा गई। मोमबत्ती जलती रही, चूहा जिंदा रहा और पौधा प्रकाश संश्लेषण करता रहा। तीनों का काम चलता है। इतनी महत्वता है ऑक्सीजन गैस की। आया समझ में? और मूल रूप से देखिए यहाँ पे
मूल ऑक्सीजन जो मिल रही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप, वो ऑक्सीजन किसके विखंडन से हमें प्राप्त हो रही है बताइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के विखंडन के कि जल के विखंडन से? तो इसमें जो उत्तर है वो है कि जल के विखंडन से हमें इसे वायुमंडल में प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। वो सबकी सब ऑक्सीजन किसके विखंडन से मिलती है? जल के अणुओं के विखंडन से प्राप्त होती है। ठीक है, आया समझ में? अब आगे देखिए। उसके बाद यहां बन गया क्या? भोजन, और ऑक्सीजन इसने रिलीज कर दी। उस ऑक्सीजन को कौन लिया? जीवधारियों ने लिया। क्या किया? श्वसन किया। श्वसन करके वही सारी प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लिया? वापस पौधा। ये चक्र चलता रहा। ठीक है, अब यहां देखिए भोजन बनने की प्रक्रिया अंदर कैसे होती है। पौधों में जो भोजन बनने की प्रक्रिया है वह हरित लवक में संपन्न होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए हरित लवक को यानी क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर क्या कहा जाता है? रसोई घर, किचन ऑफ। समझ गए? ऑक्सीजन ग्रहण करने के जो प्रकार हैं उस पे आप गौर करिए। यानी ऑक्सीजन कोई भी जीवधारी, ध्यान से सुनिएगा इस बार, ऑक्सीजन कोई भी जीवधारी किस क्रिया को करने के लिए ग्रहण करता है? श्वसन। और सभी जीवों में ऑक्सीजन लेने के माध्यम अलग अलग है। ठीक है, जैसे मनुष्य में वायवीय ऑक्सीजन लेता है। मानव कैसा ऑक्सीजन लेता है? जितने स्थलीय प्राणी हैं वे ऑक्सीजन को कहां से लेते हैं? वायु से, वायवीय माध्यम से। और उनमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए मूल रूप से जो श्वसन अंग है वो फेफड़े हैं। अब मेढक में बात करें तो त्वचा भी है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो जलीय जंतु हैं उनमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने का माध्यम है जल में घुलित ऑक्सीजन। जल में, जैसे मछलियां जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, और मछलियों में इसके लिए जो श्वसन अंग है वो क्लोम है, यानी गिल्स हैं, यानी गलफड़े। ठीक है, और वे क्या करते हैं? जल में गलफड़ों में विशेषता है कि पानी उसके अंदर जाता है जिससे गलफड़े फूल जाते हैं, और उस जल में घुलित ऑक्सीजन को मछलियां वो गलफड़ों से अलग हो जाती हैं, और उस ऑक्सीजन को मछलियां बड़े आराम से ले लेती। यह प्रक्रिया मानव वगैरह दूसरे जीवों में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मानव जब पानी में जाएगा अंदर तो पानी में से घुलित ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, बल्कि ध्यान दीजिएगा, बल्कि क्या होगा? उस पानी को पी करके फूल के मर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगली चीज देखिए, ऑक्सीजन की महत्वता जल में भी बहुत तगड़ी है ना। यस, जल में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपलब्धता ही जल की शुद्धता है। किसी भी जल का शुद्ध, कोई भी जल कितना शुद्ध है यह उसमें उपलब्ध ऑक्सीजन बताता है। यानी जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक वह जल उतना ही शुद्ध होगा, जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम वह जल उतना ही अशुद्ध होगा। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो उसके स्थान पर अन्य अवांछनीय तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहेगी तो अन्य तत्वों की मात्रा उसमें नहीं रहेगी। इसीलिए पिए योग्य जल यानी ड्रिंकिंग वाटर सबसे शुद्ध वही है जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और वह जल पेय योग्य नहीं है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, इसी हिसाब से तो बीओडी चेक की जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बीओडी
किसी भी पानी का अगर बीओडी ज्यादा है तो बताइए जल शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। यदि बीओडी ज्यादा है तो जल अशुद्ध होगा। क्यों अशुद्ध होगा? बीओडी मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग मतलब वो और पानी मांग रहा है कि हमें और ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड है उसमें। इसका मतलब है ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है इसीलिए वो मांग कर रहा है। तो पहले बताया गया जब ऑक्सीजन कम है तो जल क्या कहलाएगा? अशुद्ध। और जब ऑक्सीजन पर्याप्त होगी तो शुद्ध, यानी जिसका बीओटी कम वह जल शुद्ध, यानी जिसमें मांग कम है ऑक्सीजन की, जो ज्यादा ऑक्सीजन मांग ही नहीं रहा है तो क्या कहलाएगा? शुद्ध। ठीक है। जैसे अगर किसी तालाब के जल को आप देखिए और किसी नल के जल को देखिए तो इसमें बीओडी किसका अधिक होगा? तालाब का अधिक होगा, क्योंकि तालाब में बीओडी ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा होगी, तालाब का जल अशुद्ध होगा, जबकि उसकी नल की बीओडी कम। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए, हम बना रहे हैं आपके सामने हरित लवक, और हरित लवक वह संरचना है क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया, भोजन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। हरित लवक में आप देखिए तो पहले बना दें, हरित लवक में देखिए जो पौधे का रसोई घर है, इसमें क्या है, इसकी संरचना देखिए, यह एक झिल्ली युक्त आवरण युक्त कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। और इसमें एक गाढ़ा चिपचिपा सा मैट्रिक्स भरा होता है, द्रव भरा होता है, और इस द्रव पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और यहाँ देखिए सिक्के की ढेर जैसी रचनाएं हैं, इसको कहते हैं ग्रेना। जब एक ढेर दूसरे ढेर से जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसे ग्रेनम कहते हैं। और एक सिक्के जैसी रचना को थैलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब थैलेकॉइड की संख्या 1 से 10 तक हो सकती है, और कई बार उससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह 2 चरणों में संपन्न होती है। जो प्रकाश संश्लेषण है वह 2 चरणों में होता है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों चरण देख रहे हैं आप प्रकाश संश्लेषण का, ये हरित लवक के दोनों भाग में होते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाशिक। और स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिक। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों अभिक्रियाएं कहां पर संपन्न होती, प्रकाशिक वाली कहां पे और अप्रकाशिक।
अब आगे देखिए, हरित लवक में जब दोनों क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं उसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसके बारे में बारी बारी से देखें, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है एनाबोलिक क्रिया है, उपापचय क्रिया, ठीक है। दूसरी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण के लिए मूल रूप से आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या क्या होता है? 3 है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा ग्रहण करता है उसका मूल स्रोत क्या है? उसका मूल स्रोत है वायुमंडल। उसके बाद फिर अगला है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन भाग लेता है? पोटेशियम। उसके बाद फिर रंध्रों के खोलने व बंद होने में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं? द्वारक कोशिकाएं। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न बनता है वह यह है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका के हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्या है? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के लिए बनाने के लिए जो आवश्यक आयन है वो है मैग्नीशियम आयन। फिर अगला प्रश्न ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती? तो ग्रेना। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है। फिर आगे है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मूलतः होता है, तो मूलतः जो इसमें प्रक्रिया में होता है वह अकार्बनिक से कार्बनिक की ओर परिवर्तन होता है। फिर आगे हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बताइए, जैविक है कि अजैविक है? बायोटिक है कि एबायोटिक है? तो जो क्रियाएं जीवों या उनके द्वारा संपन्न होती हैं उन क्रियाओं को हम जैविक क्रिया कहते हैं। तो पौधा एक बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक कंपोनेंट है, इसीलिए उसकी क्रिया भी कैसी है? जैविक ही होगी। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है, ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया के मध्य अनुपात कितना है? यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अनुपात क्या होता? प्रकाश संश्लेषण व श्वसन का अनुपात क्या होता? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अनुपात होता है 10:1। कितना होता है? 10:1, ठीक है। किस क्रिया के रुक जाने से, किस क्रिया के रुक जाने से प्रकाश संश्लेषण पौधे में बाधित हो जाएगा? तो इसमें जो पहली क्रिया है वह है रंध्रों का खुलना एवं बंद। तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया, खुलने व बंद होने की प्रक्रिया। अगर बताइए रंध्र खुले ना तो बताइए प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं होगा। अगला प्रश्न है,
कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समाप्त हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण अगर समाप्त हो जाए, पूरी तरह समाप्त हो जाए, बताइए, प्रकाश संश्लेषण खत्म, क्या होगा जब प्रकाश संश्लेषण खत्म, प्रक्रिया हो ही ना, तो ऑक्सीजन सदैव के लिए विलुप्त हो जाएगी। क्या होगा? ऑक्सीजन सदैव के लिए खत्म, ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, इस बात को आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो मुक्त की जाती है ऑक्सीजन गैस, वो किसके विखंडन से प्राप्त होती है? जल के विखंडन से। किसके? जल के। लेकिन एक बात और देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है भोजन के रूप में, ग्लूकोज C6H12O6, यहां भी तो ऑक्सीजन है। बोलिए, इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आती है? यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बने हुए ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आती है? ये ऑक्सीजन आती है CO2 से। कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, क्योंकि यहां भी तो ऑक्सीजन है। ये मत समझिएगा कि मुक्त होने वाली ऑक्सीजन पानी से आई तो ये भी वहीं से आएगी, नहीं, ये किससे आएगी? CO2 से। चलिए आगे बताइए। अब प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश जरूरी है। सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी किरणें हैं। कितनी है? 7। सातों किरणों में से सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किन किरणों में होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होगा लाल रंग की किरणों। लाल के बाद किसमें होगा? लाल के बाद किसमें, अगर आपसे पूछा जाए लाल के बाद किसमें होगा? लाल के बाद नीले क्षेत्र, नीले किरण। ठीक है, आगे देखें। पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश आता है, यानी 100% जो प्रकाश है पृथ्वी पे, पूरा 100%, पृथ्वी पर जो प्रकाश 100% है, उसमें से पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना उपयोग में ला पाते हैं? कितना उपयोग में ला पाते हैं? यानी पृथ्वी पर प्राप्त प्रकाश का कितने प्रतिशत पौधे उपयोग में लाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 से 3%। कितना? 2 से 3% तक केवल उपयोग में ला पाते। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितने ppm होती है? यानी वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने ppm होती है? तो इसका जवाब है 300 ppm होती है। कितने ppm होती है? 300 ppm। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की दर यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किसमें होता है? लाल रंग के किरणों में। लाल के बाद नीले में, और उसके बाद बैगनी में, और सबसे कम हरे रंग में। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण ना के बराबर। सबसे ज्यादा लाल में, लाल के बाद नीले में, उसके बाद चलता जाएगा। और सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे। क्योंकि हरे रंग का अवशोषण क्यों करेगा जब हरा रंग उसके पास पहले से उपलब्ध है। अब बताइए, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया किन पौधों द्वारा सबसे अधिक होता है? पृथ्वी पर, अरे हरे तो सबको पता है,
पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया किन पौधों में सबसे अधिक होती है? जलीय पादपों में, स्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय पादपों में? आप बताइए। तो पृथ्वी का 90% कितना? 90% प्रकाश संश्लेषण जलीय पादपों द्वारा होता है। जलीय पादपों द्वारा होता। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पौधे द्वारा अवशोषित, ध्यान से सुनिएगा, पौधे द्वारा अवशोषित कुल जल का कितना प्रतिशत मात्रा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लाया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे जितना जल अवशोषण करते हैं उसका कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर पाते हैं। तो पौधे द्वारा अवशोषित कुल जल की मात्रा का केवल 1% भाग, कितना? कुल जल की मात्रा का केवल 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। जैसे किसी पौधे ने मान लीजिए 100 लीटर जल का अवशोषण किया, तो प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रयोग करेगा? सिर्फ 1 लीटर प्रयोग, उतना ही कर पाता है, इससे अधिक नहीं कर पाता। जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? जलीय पादपों द्वारा। उसमें से 90% होता है जलीय पादपों द्वारा ना। इसमें से 85% शैवालों द्वारा। किसके द्वारा होता है? शैवाल। 5% बचा कितना? 5% किसके द्वारा होता है? 5% होता है अन्य जलीय पादपों। अन्य जलीय पादप। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो किरणों का स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम समझते हैं ना, जो किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, जो किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, तो प्रकाश संश्लेषण किस तरंग दैर्घ्य पे होता है? सवाल यह है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस तरंग दैर्घ्य पर होती है? तो हमेशा प्रकाश संश्लेषण क्रिया दृश्य प्रकाश में होगा। किसमें होगा? दृश्य प्रकाश में होगा, यानी विजिबल लाइट में होगा दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश कब शुरू होता है? 3600 एंगस्ट्रॉम के बाद। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के मध्य तक तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 3600 से कम नहीं होनी चाहिए तरंग दैर्घ्य और 7600 से ज्यादा नहीं। इसके मध्य दृश्य प्रकाश में विजिबल लाइट है, इससे ज्यादा हो जाएगी। विजिबल लाइट मतलब हम आसानी से जिस लाइट को देख सकते हैं उस लाइट में प्रकाश संश्लेषण पूरी अच्छे प्रकार से होता है। सूर्य से निकलने वाली एक किरण है जिसका नाम है परावैगनी किरण। अब आपसे यदि पूछा जाए कि परावैगनी किरणों में क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? परावैगनी किरणों में क्या प्रकाश संश्लेषण होता है यूवी रेज में? तो इसका जवाब है नहीं। 3 किरणों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। नंबर 1, परावैगनी किरणों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ठीक है।
और दूसरा हरे रंग की किरणों में नहीं होता, ठीक है, हरी किरणों में नहीं होता। और तीसरा है इंफ्रारेड यानी लाल और रक्त किरणों में नहीं, लाल और रक्त किरणों में नहीं, इन किरणों में नहीं। तो 3 किरणों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसमें कभी कभी पराबैंगनी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किन किरणों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो पराबैंगनी उसमें ऑप्शन मिलता है कि पराबैंगनी किरण में आप नहीं लगाएंगे कि नहीं होता है। हरी किरणों में मैं पहले ही बता चुका कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। लाल और रक्त किरणों में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। लाल और रक्त किरणों को बोलते हैं इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। अब आप बताइए कि किस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, ठीक है। तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए।